गाइस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोषण अभियान, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोषण अभियान, राइट। नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो कुपोषण की जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, उसको रिजॉल्व करने के लिए पोषण अभियान लाया गया कि हमारी कंट्री के अंदर स्पेशली फोकस किया जा रहा है बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर, लैक्टिंग महिलाओं के ऊपर, जो महिला छोटे बेबी को फीड करती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, यानी कि उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन की पहुंच हो, एक्सेस हो प्रॉपर न्यूट्रिशन की, राइट, कि जिससे कि ये सब जो प्रॉब्लम है, इवन एनीमिया की जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो भी रिड्यूस हो हमारी कंट्री से, राइट। तो ये पोषण अभियान इस पर फोकस करता है। अभी इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता देता हूं कि ये टॉपिक न्यूज में हमें क्यों देखने को मिला है। तो सरकार ने इंफॉर्मेशन दी है लोकसभा को कि स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज, इन्होंने यूटिलाइज किया है मात्र 56%, मात्र 56% टोटल फंड का, जो कि रिलीज किया गया था पोषण अभियान के लिए या फिर न्यूट्रिशन मिशन के लिए, राइट, पिछले 3 सालों में। तो पिछले 3 सालों में स्टेट्स ने काफी कम अमाउंट जो है वो खर्च किया है या यूटिलाइज किया है पोषण अभियान के लिए। टोटल अमाउंट 5312 करोड़ रुपीस जो है वो प्रोवाइड किया गया था, राइट, यानी कि सेंटर के द्वारा डिसबर्स किया गया था स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को। बट बताया गया है कि अभी तक 2985 करोड़ रुपीस ही यूटिलाइज हुए हैं, यानी कि 56% ये फंड जो है वो यूटिलाइज हुआ है अभी तक मात्र, राइट। और हालांकि आपको बता दें कि हमारी कंट्री के अंदर जो सीवियर अक्यूट माल नरिश के जो केसेस हैं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की जो संख्या है वो 15 लाख से कम अभी हमें एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है, बट 15 लाख इज ऑल्सो अ ह्यूज नंबर। तो हमारी कंट्री के अंदर कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव तौर से ये मिशन जो है वो कंडक्ट होना चाहिए, राइट। अब गाइस इस मिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो काफी ध्यान से समझिएगा। पोषण अभियान मिशन, सबसे पहली चीज तो ये मिशन किन लोगों के लिए, इसमें बेनिफिशियरी कौन है, तो बच्चे, गर्भवती महिलाएं और लैक्टिंग मदर्स यानी कि स्तनपान कराने वाली माता, राइट, जो मदर्स अपने बेबी को फीड करती हैं। तो ये इसके टारगेटेड बेनिफिशियरी हैं, इनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए पोषण अभियान स्कीम लाई गई। ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 2018 में लॉन्च हुई। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप पेन और पेपर लेकर बैठे और नोट करें इस स्कीम के टारगेट्स। तो इन्होंने टारगेट सेट किया है कि हमारी कंट्री के अंदर स्टंटिंग और वास्टिंग की प्रॉब्लम को 2022 तक 6% से रिड्यूस करना, या फिर हर साल 2% स्टंटिंग और वास्टिंग की प्रॉब्लम जो है उसको रिड्यूस करना, हर साल 2%। स्टंटिंग यानी कि नाटेपन की प्रॉब्लम, वास्टिंग यानी कि दुर्बलता की प्रॉब्लम। और आपको ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो हमारी कंट्री के अंदर दुर्बलता, ओवरऑल सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो वास्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री के अंदर, राइट। ग्लोबल लेवल पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वास्टिंग की है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर कहीं पर तो वो इंडिया में है, राइट। तो ये भी एक फैक्ट जो है आप चाहो तो लिख सकते हो, राइट। अब स्टंटिंग तो आपको समझ में आ गया, नाम से नाटेपन, राइट, जो बच्चे जो नाटे रह जाते हैं ना गाइस, तो उसमें भी न्यूट्रिशन का एक बड़ा रोल है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की प्रॉब्लम के कारण बच्चे नाटे रह जाते हैं। वास्टिंग का मतलब दुबला, एकदम बच्चा जो है बिल्कुल हड्डी ऐसा दिख रहा है, दुबला पतला दिख रहा है, मतलब उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं गया। तो दिस इज द इशू, राइट। तो इसको रिड्यूस करना, तो टारगेट याद रखिए, हर साल 2% स्टंटिंग और वास्टिंग की समस्या को रिड्यूस करना, कम करना। तो ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट एनीमिया को लेकर, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पात। ये जो टारगेट है वो 3% का है कि हर साल रक्त अल्पात की जो समस्या बच्चों में देखने को मिलती है, जो समस्या जो एडल्सेंट बच्ची जो होती है, राइट, किशोर अवस्था वाली बच्चियां जो होती हैं उनमें देखने को मिलती हैं, और महिला, प्रेग्नेंट महिलाओं में और इन जनरल महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है एनीमिया की बहुत ज्यादा, राइट। क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि एनीमिया है क्या? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं, एनीमिया की समस्या है क्या, बताइए जरा, राइट। इसमें कौन सा सेल जो है वो इफेक्ट होता है, कौन सा सेल इफेक्ट होता है, बताओ जरा, कौन सी कोशिकाएं जो है उसमें प्रभावित होती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप लिखकर बताएंगे। तो एनीमिया को हर साल 3% से रिड्यूस करना, दिस इज द मेन टारगेट। और इन टोटल 9% एनीमिया हमारी कंट्री से 2022 तक रिड्यूस करना, ये इसका टारगेट है, राइट। तो ये चीज है।
और बताया जा रहा है कि टारगेट इस मिशन का यह है कि स्टंटिंग जो है 0 to 6 ईयर, 6 साल से कम की उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी कि नाटेपन की जो समस्या है उसको रिड्यूस करना 38.4% से 38.4% से 25% तक, यानी कि 38.4% पर ये प्रॉब्लम है तो आप 2022 तक इस प्रकार से टारगेट अचीव करें कि स्टंटिंग की समस्या हमारी कंट्री के अंदर 25% से कम हो जाए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और हमारी कंट्री के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, अगेन मैं रिपीट करता हूं, हमारी कंट्री के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन जो फेस कर रही है वो वास्टिंग की समस्या फेस कर रही है, दुर्बलता, कुपोषण के कारण जो पतले दुबले से हो जाते हैं बिल्कुल, तो वैसी प्रॉब्लम हम लोग को ओवरऑल देखने को मिल रही है। बट अगर बच्चों की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम की है तो उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, स्पेशली 1/3 बच्चों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मिली है वो स्टंटिंग की मिली है, नाटेपन की प्रॉब्लम मिली है, राइट। और 40% जो बच्चे हैं 1 से 4 साल की उम्र के, तो उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम मिली है, यानी कि रक्त अल्पात की प्रॉब्लम मिली है, राइट। और 50% से भी ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं और दूसरी महिलाएं, इनमें भी रक्त अल्पात की समस्या रिकॉर्ड की गई है, राइट। और ये सब आंकड़े हमें मिले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के तहत, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट, जो कि रिलीज हुई थी ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2016 में, राइट। और कुछ सजेशन भी दिया है नीति आयोग ने, केंद्र द्वारा वर्ष 2022 तक नाटेपन, दुर्बलता यानी कि स्टंटिंग, वास्टिंग और रक्त अल्पात यानी कि एनीमिया को कम करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो नीति आयोग भी इस कार्यक्रम को सपोर्ट करती है। क्लियर गाइस? इसमें पोषण प्लस के बारे में भी हम लोग समझते हैं और पोषण 2.0 के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो पोषण प्लस स्ट्रेटजी है क्या? देखिए, इस स्ट्रेटजी में फोकस ना ही सिर्फ इस बात पर किया जा रहा है कि जो सरकार जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करा रही है, आपको पता होगा इसकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है, आपको राशन शॉप के बारे में पता होगा कि जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, वो राशन शॉप पर जाते हैं और उनको 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। ये बात सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते तो अभी पता लग गई, राइट। तो सभी को ये ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो ये जो पोषण अभियान है, ये न्यूट्रिशन मिशन जो है वो सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करता है कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव जो ले रही है, यानी कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो राशन जो प्रोवाइड करा रही है, तो वो राशन बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, सिर्फ इस पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। देखिए गाइस, समाज में आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी जाति व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा है, कम हुई है, आप जैसे लोग जो समझदार हैं उनकी वजह से कम हुई है, बट काफी सारे ऐसे लोग हैं। मैं इसमें एजुकेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन का भी इसमें कोई रोल नहीं है। कई बार लोग लिखते हैं कि जाति व्यवस्था इसलिए बिकॉज पीपल आर नॉट एजुकेटेड। पीपल आर एजुकेटेड, बट बचपन से जो घर परिवार में सुनाया गया है, समझाया गया है, जैसी जो बोलते हैं ना कि जिस प्रकार से अपब्रिंगिंग हुई है, राइट, तो वो रोल प्ले करता है इस बात पे। है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे भी ऐसे हैं दोस्त कुछ, राइट, जो पढ़े लिखे हैं, राइट, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। जब उनसे पूछा गया था कि यार मतलब व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, आप सिविल सर्विसेज की क्यों तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की क्यों तैयारी कर रहे हैं, उनका आंसर जो था वो ये था कि यार दहेज अच्छा मिलेगा। बुलशिट, फालतू की चीज है ये। तो ऐसी चीज आज भी है लोगों में। तो इसलिए जब भी आप अपने मेंस के आंसर को लिखोगे ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल लिखो आप, क्योंकि आपको पता है गाइस कि इसमें एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन रोल नहीं प्ले कर रही है। यस करती है, ओके, कि एजुकेशन के माध्यम से हमें चीजें पता लगती है, बट द मेन रोल इज फैमिली। मेरे ख्याल से आप इस बात पर सहमत होंगे, और आपके जो भी व्यूज हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिख सकते हैं, राइट। आप अपनी बात लिखिए, क्योंकि ये चीज मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है कि इस चीज में एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। इस चीज में लेना देना है घर का। इस चीज में इवन रिच और पुअर का भी कोई लेना देना नहीं है, राइट। बोला जाता है कि गरीबों में ये जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा है, नहीं, अमीरों में भी है। क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे एंड राइट नाउ वो अब्रॉड में है, राइट, फॉरेन कंट्री में है।
तो पैसा का ना रोल है जाति व्यवस्था को ठीक करने में, ना एजुकेशन का रोल है। द रोल इज फैमिली, आपके घर का रोल है कि आप अपने घर में बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो, क्योंकि वो चीज एक बार जो बोलते हैं ना, बचपन में एक बार माथे में घुस गई तो वैसी वो चीज जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, राइट। भले आप शायद अपना जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों में इस चीज को जो है वो कम कर लो, बट वो इफेक्ट तो रहता है जो घर से सीखते हो। तो इसलिए अगर ये जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो आप लोग समझदार लोग, आप इस चीज को खत्म करेंगे। आप यार गाइस, आप कल को आईएएस आईपीएस बनोगे, कलेक्टर बनोगे, तो आपके ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसकी जाति पूछ के तो उसको बुलाओगे नहीं, एंट्री नहीं दोगे, है ना। आपका काम तो ये होगा कि आपके पास अगर कोई आया है, उसने आपको रिपोर्ट किया कि मेरे साथ सर बुरा हुआ है, राइट, मुझे जो है वो इसने चीट किया, या मेरे साथ मतलब जो पुलिस अथॉरिटीज हैं या दूसरी अथॉरिटीज हैं सही सलूक नहीं कर रहा है, मुझे जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका काम होगा कि तुरंत जो है वो वायरलेस करना। आप आईपीएस हो, आईजी हो, कल को आप जैसे अपने आपको आईजी की पोस्ट में मानो, आपके पास आ रहा है कोई व्यक्ति, राइट, फरियाद लेकर बोलकर कि सर मुझसे थानेदार जो है मेरी सुन नहीं रहा, आपको कुछ नहीं करना है, वायरलेस करना है कि ये फलाना टीआई जो है, थाना इंस्पेक्टर, तुरंत जो है मुझे कॉल करें, ऑफ 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत। आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो, आप जिस एरिया पे रहोगे आप उस एरिया पर चीजों में बदलाव ला सकते हो। ध्यान लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। चलिए हम डिस्कस करेंगे पोषण प्लस स्ट्रेटेजी के बारे में। सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि इसमें जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से अपनी स्कीम, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार स्कीम बना रही है, बट ग्राउंड लेवल पर उस स्कीम को इंप्लीमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर ग्राउंड लेवल पर वो स्कीम अगर इंप्लीमेंट होगी तो उस स्कीम का बेनिफिट लोगों को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। गेटिंग इट? तो इस चीज पर तो फोकस है ही है, बल्कि जो ये जाति और धर्म इस आधार पर जो भेदभाव है उसको भी कम करना है। अब आप बोलोगे सर ये जाति और धर्म का पोषण स्कीम से क्या लेना देना। लोग बड़ी जाति और छोटी जाति की बात करें ना, वो बोलते हैं कि आज भी उनका सर्व किया हुआ पानी नहीं पीते हैं काफी सारे लोग। छोटी जाति का कोई व्यक्ति है, अगर कोई बड़ी जाति वाले को अगर पानी दे रहा है, मैं ऐसा सभी की बात नहीं कर रहा, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस पॉलिसी को अपनाते हैं, जिनको मैं कहूंगा कि वो आज के लोग नहीं है। वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मरता रहेगा उससे पूछेंगे कि किस जाति का है, उसके बाद बचाएंगे। ऐसा नहीं करना गाइस, इस चीज को हमें बदलना है, समाज में ये बदलाव लेकर आना है, राइट। और ये बदलाव आप लोग लेकर आओगे, राइट। चलिए, तो ये चीज आपको समझना है कि पोषण प्लस स्ट्रेटेजी का फोकस क्या है कि सोशल डिटरमिनेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, इस प्रकार की जो चीजें उसको भी कम करना है, उस पर भी फोकस किया जाता है, राइट। और पोषण 2.0 भी हम लोग को देखने को मिलता है। पोषण 2.0 महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, यानी कि इसमें आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने वाली एक छात्रक यानी कि अम्ब्रेला स्कीम है। तो अम्ब्रेला स्कीम यानी कि ये स्कीम के अंदर पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, आती है। तो पोषण 2.0 जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। एंड पोषण 2.0 को जो है वो अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-2022 के अंदर, यानी कि अभी रिसेंटली, और इसमें मर्ज कर दिया गया था जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है सभी के सभी को इस अभियान के अंदर ऐड कर दिया गया था, राइट। और इस मिशन में देश में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराने और रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु आवश्यक पोषण करने वाली विकासशील प्रक्रियाओं पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ साथ पोषण सामग्री वितरण, आउटरीच और परिणामों को सशक्त करने के लिए शुरू किया गया है। तो पोषण अभियान या न्यूट्रिशन मिशन या पोषण स्कीम सिर्फ सीमित ये नहीं कि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को, कुपोषण की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, लोग न्यूट्रिशन रिच जो है वो डाइट ले, न्यूट्रिशियस डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, इस पर टारगेट करना सिर्फ इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव हमारी कंट्री के अंदर जो सोशल इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करने का है। तो जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो इस चीज को भी जरूर आपको ऐड करना है। अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, एंड करते हुए सिर्फ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो है
हिडन हंगर, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं अक्सर जो है वो इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, और ये वाली चीज अगर आप लिख दोगे ना, ये टर्म हिडन हंगर का, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। आपने देखा काफी सारे लोग मोटे होते हैं, जैसे कि मैं भी मोटा हूं, राइट। तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है वो काफी सारे लोगों में है ना। ओबेसिटी का इशू हम लोग को देखने को मिलता है काफी सारे लोगों में। तो जो ओबेसिटी है, आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं, राइट, तो वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। आपने देखा होगा सुस्त रहते हैं, बीमार ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, वो पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। उनको क्या पसंद है? पास्ता पसंद है, राइट, पिज्जा पसंद है, चाउमीन पसंद है। इस प्रकार के जो फैटी फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, या ट्रांस फैट वाले फूड जो हम लोग जिसको बोलते हैं, वो पसंद है। तो इसके कारण उनको ओबेसिटी होती है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जब उनकी बॉडी में नहीं रहता है, तो वो भी हिडन हंगर है। मतलब कि आप एक व्यक्ति को देखकर नहीं बता सकते हो कि वो माल नरिश्ड है कि नहीं। अगर बाई चांस एक स्टेटमेंट आ जाए कि एक जो व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति थिन है, यानी कि पतला है, उसको देखकर आप बता सकते हो कि वो माल नरिश्ड है, तो वो वाला स्टेटमेंट भी मतलब पार्शियली करेक्ट होगा, पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मोटा व्यक्ति भी जो है, यानी कि शरीर से जो फैट जो है, राइट, तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि माल नरिश्ड हो सकता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हिडन हंगर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये हिडन हंगर वाला टर्म भी आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।